हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस बाय किरण यादव में स्वागत है। आज की क्लास में हम बायो के कुछ एमसीक्यू है वो सोल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है, जब मानव में वाम नीले सिकुड़ता है तो रक्त किसकी तरफ प्रभावित होता है? जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ब्लड किधर मूव करेगा ये हमें यहाँ पर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन अपने पास ब्रेन, सेकंड ऑप्शन है पल्मोनरी आर्टरी, थर्ड ऑप्शन है अरोटा, डी ऑप्शन है लंग्स। मस्तिष्क की तरफ जाएगा, फुफ्से धमनियों की तरफ जाएगा, महाधमनी की तरफ जाएगा या फुसफुस की तरफ जाएगा? तो जो अरोटा होता है, जो अरोटा होता है, महाधमनी होती है, इधर जो अपना हार्ट है वो मूव करना, सॉरी ब्लड है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है। जब लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब ये वाला हिस्सा जो होगा, ये वाला हिस्सा जो है अपने हार्ट का, ये जब सिकुड़ता है तो जो महाधमनी होती है इसके थ्रू क्या जो अपना ब्लड है वो बाहर आना शुरू हो जाता है, पूरी बॉडी में उसकी सप्लाई होती है। तो किधर मूव करेगा? अरोटा की तरफ है मूव करेगा, महाधमनी की तरफ है वो मूव करेगा। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, ब्लड डज नॉट क्लोट इन द ब्लड वेसल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, रक्त वाहिनिकाएं होती है उनमें रक्त का थक्का क्यों नहीं बनता? उनके अंदर भी तो जो प्लेटलेट्स है वो प्रेजेंट होती है, जो प्रोटीन्स होते हैं जो ब्लड क्लोटिंग में सहायक होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फिर भी वहां पर क्या नहीं होती? ब्लड क्लोटिंग नहीं होती। किसकी वजह से नहीं होती? ऐसी कौन सी चीज है जो वहां पे ब्लड क्लोटिंग को रोकती है? तो फर्स्ट ऑप्शन अपने पास थ्रोम्बिन, सेकंड है फाइब्रोजन, थर्ड है हेपरिन एंड डी ऑप्शन है प्रोथ्रोम्बिन। तो जो हेपरिन होता है, थ्रोम्बिन, फाइब्रोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये तो सारे के सारे क्या प्रोटीन है। हेपरिन है ये क्या काम करेगा? ब्लड क्लोटिंग को ब्लड वेसल्स में रोकने का काम करते हैं। जो रक्त वाहिकाएं होती हैं उनके अंदर रक्त का थक्का ना जमे, इसलिए कौन होता है वहां पे? हेपरिन। हेपरिन है वो ब्लड क्लोटिंग को रोकने का काम करता है। हेपरिन को बनाता कौन है? हेपरिन को जो यकृत होता है, हमारा लीवर होता है, वो उसको बनाने का काम करता है, वहां से रिलीज ये होता है। तो सी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि हेपरिन है वो क्या कर रहा है यहाँ पे? ब्लड क्लोटिंग को रोक रहा है। किसके अंदर? जो ब्लड वेसल्स, जो हमारी सिराएं और धमनियां होती है उसके अंदर उसको रोकने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, जो डीपीटी की वैक्सीन दी जाती है नवजात बच्चों में, डीपीटी टीका किया जाता है उन्हें से बचाने के लिए दिया जाता है। डीपीटी वैक्सीकरण किया जाता है, जो टीकाकरण किया जाता है डीपीटी का, वो उन बच्चों को किस चीज से बचाने के लिए, कौन सी बीमारी से बचाने के लिए ये वैक्सीन लगाई जाती है कि ये वैक्सीन लगा देंगे तो बच्चों को ये बीमारियां नहीं होंगी? कौन सी बीमारियां? तो फर्स्ट ऑप्शन अपने पास डिप्थेरिया, पोलियो, टेटनस। सेकंड ऑप्शन है डिप्थेरिया, निमोनिया या तपेदिक, जिसको ट्यूबरकुलोसिस भी बोलते हैं। सी ऑप्शन अपने पास डिप्थेरिया, स्मॉल पॉक्स, टेटनस एंड डी ऑप्शन है डिप्थेरिया, वूपिंग कफ और टिटनस। वूपिंग कफ क्या होती है? काली खांसी। तो डीपीटी टीकाकरण है वो किस लिए किया जाता है? बच्चों को जो डिप्थेरिया बीमारी है उससे, वूपिंग कफ, काली खांसी और टेटनस से बचाने के लिए डीपीटी वैक्सीकरण किया जाता है। तो डी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोफीलिया एज। हीमोफीलिया क्या है? एक जैविक विकार है या फिर उपापचय विकार है या अनुवांशिक विकार है या हार्मोनल विकार है? तो जो हीमोफीलिया है वो क्या है? एक अनुवांशिक बीमार है, विकार है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है हीमोफीलिया में कि जो ब्लड क्लोटिंग है वो नहीं हो पाती है, जो खून का थक्का बनता है वो नहीं बन पाता है। अगर एक बार चोट लग गई उसके बाद खून का थक्का नहीं बनता है, जिस इंसान को हीमोफीलिया डिसऑर्डर होगा। ये एक जनरेशन से अगली जनरेशन में पास होता है, मतलब एक पीढ़ी में है तो अगली पीढ़ी में भी ये पास होगा। आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा विक्टोरिया की जो महारानी एलिजाबेथ, उनको भी कौन सा डिसऑर्डर था? जो हीमोफीलिया जेनेटिक डिसऑर्डर था। उनको भी अगर उनके अंदर मतलब जो चोट लग जाती है तो उसके बाद खून का थक्का नहीं बनता, रक्त स्राव कंटिन्यूअसली होता रहता है। तो अपना जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लड वेसल सप्लाइंग ब्लड टू द किडनी, किडनी में जो ब्लड है उसकी सप्लाई कौन करती है?
जो किडनी है हमारी उसके अंदर ब्लड की सप्लाई करने का काम कौन करेगी? द रेनल आर्टरीज, द हेप्टिक आर्टरीज, द पल्मोनरी आर्टरीज, द कार्टियोइड आर्टरीज। तो कौन करेगा? जो रेनल आर्टरी होती है अपनी, रेनल आर्टरी जो गुर्दे की धमनी होती है, ये देखिए यहाँ पे ये जो लाल रंग से दिखाई गई है ये क्या है? रेनल आर्टरी है। और ये होती है जो साइड वाली जो ब्लू कलर से दिखाई दे रही है ये क्या होती है? रेनल वेन होती है। तो जो गुर्दे की धमनी है ये क्या कर रही है? ब्लड का सप्लाई करती है किसके अंदर? किडनी के अंदर। जो अपनी किडनी होती है, गुर्दा होता है, उसके अंदर क्या कर रही है? ब्लड की सप्लाई करती है। तो फिर जो अपना ऑप्शन नंबर ए है, फर्स्ट ऑप्शन है, वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि रेनल आर्टरी है वो क्या कर रही है? यहाँ पे ब्लड सप्लाई कर रही है किसके अंदर? किडनी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, the organ which store carbohydrate as glycogen in the human body is। हमें उस अंग का नाम बताना है जो मानव शरीर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है। कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज भी और ग्लाइकोजन भी। तो हमारे शरीर में जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तो किस में? उसकी सबसे छोटी इकाई ग्लूकोज में बदल जाता है। अब उसी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करने, एक्स्ट्रा जो कार्बोहाइड्रेट बच गया उसको स्टोर करने का काम किया जाता है ग्लाइकोजन के रूप में। तो वो कौन करता है? फर्स्ट ऑप्शन है इंटेस्टाइन, सेकंड ऑप्शन है स्टमक, थर्ड ऑप्शन है पेनक्रियास, डी ऑप्शन है लीवर। तो जो हमारा लीवर है वो क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करने का काम करता है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में कौन स्टोर कर रहा है? तो वो स्टोर कर रहा है लीवर। डी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन एज एन इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूट ऑफ। हीमोग्लोबिन है वो किसका महत्वपूर्ण घटक है? किसके लिए बहुत जरूरी, किसमें पाया जाता है? इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट माना जाता है उसका। तो फर्स्ट ऑप्शन है रेड ब्लड सेल्स, सेकंड ऑप्शन है व्हाइट ब्लड सेल्स, थर्ड ऑप्शन है प्लेटलेट्स एंड डी है प्लाज्मा। तो हमें पता है जो आरबीसी होती है, मेरे हमारी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, उनके अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। जो हीमोग्लोबिन वर्णक है वो पाया जाता है, इसी वजह से उनका लाल रंग होता है। दूसरा, वो ऑक्सीजन को अपने साथ कैरी कर पाती। अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो जो अपने पास आरबीसी है वो क्या नहीं जोड़ पाएगी? ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड अप करता है, क्या बना देता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ये निर्माण यहाँ पे कर देता है। तो हीमोग्लोबिन किसका जरूरी घटक हो गया, किसका महत्वपूर्ण घटक हो गया? तो रेड ब्लड सेल्स का महत्वपूर्ण घटक होगा। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है जो अपना ए ऑप्शन, ये अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एक्जेक्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स। जो रक्तचाप है, रक्तचाप है तो वो किसकी दीवारों पर दबाव डालता है? रक्तचाप किसकी दीवारों पर क्या डालेगा? दाब डालेगा। अगर हाई ब्लड प्रेशर है, लो ब्लड प्रेशर है, तो उसकी वजह से प्रेशर किसके ऊपर पड़ता है, किसके ऊपर ज्यादा दाब पड़ेगा? यहाँ पे हमें वो चीज बतानी। तो फर्स्ट ऑप्शन अपने पास हार्ट, सेकंड है वेन, थर्ड ऑप्शन आर्टरी, डी ऑप्शन है कैपिलरीज। तो जो अपनी आर्टरीज होती है, धमनियां होती है, उसके ऊपर रक्तचाप का दाब है वो पड़ता है। धमनियों की दीवारों के ऊपर रक्तचाप का दबाव है वो पड़ता है। धमनियां कैसा जो रक्त है उसकी सप्लाई करती है? तो धमनियां है वो जो शुद्ध रक्त होता है उसकी सप्लाई करने का काम करती है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि जो धमनियां है वो क्या कर रही है, सॉरी, रक्तचाप का जो दाब है वो किसके ऊपर पड़ रहा है? धमनियों की जो दीवारें होती है उसके ऊपर पड़ता है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। हमारी कौन सी ग्रंथि है जिसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? कौन सी अंतस्रावी ग्रंथि है जिसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ये हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन अपने पास पिट्यूटरी, सेकंड है एड्रिनल, थर्ड है थायराइड, डी ऑप्शन है पैराथायराइड। इनमें से कौन सी ग्रंथि है जिसको हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, सेकंड अधिवर्ग, थर्ड है औटु ग्रंथि, पैराथायराइड। तो जो अपनी पीयूष ग्रंथि होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि। क्योंकि पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर की सारी जितनी भी ग्रंथि हैं
एक हाइपोथैलेमस को छोड़कर सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करने का काम करती है। तो पीयूष ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि पाई कहाँ जाती है? जो हमारा अग्र मस्तिष्क होता है उसके तल में पाई जाती है। ये देखिए यहाँ पे पीयूष ग्रंथि है वो पाई जाती है, साइड में दिखाया गया है। यहाँ पे अपना जो फोर ब्रेन है उसके बेस में क्या पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि है वो पाई जाती है। इसको क्या बोला जाता है? मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, क्योंकि ये सारी की सारी शरीर की ग्रंथियों को क्या करेगी? कंट्रोल करने का काम करती है। तो ए ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय, जो बाइल जूस है, पित्त रस है, वो कहाँ पर निर्मित होता है, कहाँ पर बनता है, कौन उसको बनाता है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है लीवर, सेकंड है स्टमक, थर्ड है पेनक्रियाज, डी ऑप्शन है डुओडेनम। तो हमें पता है कि बाइल जूस का निर्माण कहाँ पर होता है? बाइल जूस का निर्माण कहाँ होगा? लीवर में होगा। बाइल जूस है उसका निर्माण कहाँ पे होता है? पित्तरस का निर्माण कहाँ होगा? यकृत में होता है। तो ऑप्शन ए है वो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑर्गन, कौन सा तंत्रिका का हिस्सा है जो हमारे आंतरिक अंगों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है? हमारे तंत्रिका तंत्र का कौन सा हिस्सा है जो आंतरिक अंगों की गतिविधियों को नियंत्रित करने का काम करता है? आंतरिक अंगों की गतिविधियां कैसे चल रही है उसको नियंत्रित करने का काम करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मेरुदंड, सेकंड है प्रमस्तिष्क, सी ऑप्शन है पश्चिम मस्तिष्क एंड डी ऑप्शन है मेरुरज्जु। इनमें से कौन सा है? स्पाइनल कोड, सेरिब्रम, सेरिब्लम या मिडुला ऑब्लिगेटा, इनमें से कौन है जो अपना एक्टिविटीज, इंटरनल एक्टिविटीज चल रही है उनको कंट्रोल करता है? तो मेडुला ऑब्लिगेटा है ये क्या करेगा? इंटरनल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम करेगा। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, इन द ह्यूमन बॉडी फैट्स आर स्टोर्ड इन, जो ह्यूमन बॉडी है उसमें फैट कहाँ स्टोर होती है? जो वसा है मानव शरीर में वो कहाँ जमा होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना एपिडर्मिस, जो अधिचर्म होती है उसमें, या वसा ऊतक में, या यकृत में, या फिर उपकला ऊतक में। तो एक बात बताई थी मैंने जब टिश्यू पढ़ा है उस टाइम पे कि उपकला ऊतक के नीचे क्या पाया जाता है? वसा ऊतक पाया जाता है। एक लेयर पाई जाती है कि पूरी की पूरी, और उसमें क्या स्टोर होता है? वसा स्टोर होता है। और एडिपोज टिश्यू होता है उसमें क्या होता है? वसा स्टोर होता है। तो अपना यहाँ पे बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा कि मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होगी? वसा ऊतक में। जो वसा ऊतक है उसमें जमा होता है क्या? जो वसा होता है वो। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंडीशन ऑफ डिलेड ब्लड क्लोटिंग, कौन सा विलंब से रक्त के थक्के जमने की स्थिति है? मतलब विलंब हो जाए तो जो थक्का है वो नहीं बन पाता, रक्त का थक्का, जो ब्लड क्लोट है वो नहीं हो पाता। कौन सी बीमारी होगी या किस विकार की वजह से वो नहीं हो पाता वो हमें यहाँ पर बताना है। ए ऑप्शन है रक्तस्राव, सेकंड है रक्त में, थर्ड है हीमोफीलिया, डी ऑप्शन है रक्ताल्पता। तो जो हीमोफीलिया बीमारी होती है उसमें क्या नहीं हो पाता? ब्लड क्लोट नहीं हो पाता है हमारा। अगर हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है और हमारे अंदर ये विकार पाया जा रहा है तो क्या नहीं होगा? ब्लड क्लोटिंग है वो नहीं हो पाती है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउस फ्लाई स्प्रेड, घरेलू मक्खी कौन सी बीमारी फैलाती है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन अपने पास कॉमन कोल्ड, जुकाम होता है, या फिर मलेरिया होता है, या फिर फ्लू होता है, या टाइफाइड होता है। तो जो घरेलू मक्खी है वो कौन सा रोग फैलाती है? टाइफाइड। जो टाइफाइड होता है आंच और जिसको बोला जाता है वो कौन फैलाती है? घरेलू मक्खी। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, लोकजा इज द लास्ट फेज ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग डिजीज, जो लोकजा जल बंधक है वो किस बीमारी का अंतिम चरण है? कौन सी बीमारी में लोकजा हो जाता है या जल बंधक हो जाता है? कौन सी बीमारी में वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है डिप्थेरिया, सेकंड है निमोनिया, थर्ड है उपदंस, डी ऑप्शन है टेटनस। तो जो लोकजा है ये किसमें होता है? जो टेटनस बीमारी होती है उसका लास्ट स्टेज क्या है? लोकजा।
ठीक है। टेटनस का लास्ट स्टेज क्या है? लोकजा जल बंधक है, वो अंतिम चरण है कौन सी बीमारी का? टेटनस का। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय। रिफ्लेक्स एक्शन है जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है हमारे शरीर में, उनको कौन नियंत्रित करना है वो हमें यहाँ पर बताना। रिफ्लेक्स एक्शन को हमारे शरीर में कौन कंट्रोल करता है तो वो हमें यहाँ पर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन अपने पास मस्तिष्क, सेकंड है मेरुदंड, थर्ड ऑप्शन है तंत्रिका एंड डी ऑप्शन है कोशिका। तो जो अपना मेरुदंड होता है, स्पाइनल कोड होता है, स्पाइनल कोड है, वो क्या करेगा? कंट्रोल करेगा जो भी हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है। मतलब रिफ्लेक्स एक्शन में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? किसी ठंडी चीज को हाथ लगा रहे, किसी गर्म चीज को, मतलब बहुत ही जल्दी कोई प्रतिक्रिया दी जा रही है, वो किस में इंक्लूड होगी? रिफ्लेक्स एक्शन में। तो स्पाइनल कोड है वो उनको कंट्रोल करने का काम करता है। बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि प्रतिवर्ती क्रियाओं को कौन कंट्रोल कर रहा है? जो हमारा मेरुदंड होता है वो इनको कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, द फ्लोरल पार्ट दैट रिसीव पोलन ग्रेन्स ड्यूरिंग पोलिनेशन। पराग कण के दौरान पराग कणों को प्राप्त करने वाला उसका भाग कौन सा है? जब परागण प्रक्रिया होती है, पोलिनेशन प्रोसेस होती है, तो जो पराग कण है वो कहाँ पे जाएंगे? पुष्प के कौन से हिस्से पे जाके चिपक जाते हैं? जो स्त्री केसर है उसके कौन से हिस्से पे जाके चिपक जाएंगे वो हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अंडाशय, थर्ड है वर्तिका, सॉरी सेकंड है वर्तिका, थर्ड है वर्तिकाग्र एंड डी ऑप्शन अपने पास बीजांड। तो जो पराग कोश से परागकण जाते हैं वो कहाँ पर जाके चिपकते हैं? जो वर्तिकाग्र होते हैं, जो स्टिग्मा होते हैं, ये वाला हिस्सा जो होता है फूल का, इसके ऊपर जाके परागकण है वो जाकर चिपक जाते हैं। ये चिपचिपा होता है, इसकी प्रवृत्ति चिपचिपी होती है, वो इसके ऊपर आएंगे और आते इधर चिपक जाते हैं। तो अपना सी ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, विच ऑफ दीज इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक है? मतलब वो हमें पोषक पदार्थ बताना है पौधों का, जिसकी पौधों को कम मात्रा में जरूरत पड़ती है। कम मात्रा में जिस पोषक पदार्थ की पौधों को जरूरत पड़ती है वो हमें यहाँ पर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन अपने पास कार्बन, सेकंड है ऑक्सीजन, थर्ड है नाइट्रोजन, डी है बोरोन। तो जो बोरोन है उसकी सबसे कम रिक्वायरमेंट होती है, पौधों को सबसे कम जरूरत उसकी पड़ती है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, द फॉलोइंग शुगर गिव्स द एनर्जी मोस्ट रेडली। कौन सी शर्करा है जो सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करती है? इनमें से कौन सी शर्करा है जो हमें सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करने का काम करती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है लैक्टोज, सेकंड है सेलुलोज, थर्ड है माल्टोज, डी ऑप्शन है ग्लूकोज। तो जो ग्लूकोज है वो हमें सबसे ज्यादा एनर्जी प्रदान करने का काम करती है। ग्लूकोज है वो हमें सबसे ज्यादा एनर्जी प्रदान करती है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, ए प्लांट विच रिप्रोड्यूस बाय मीन ऑफ स्पोर। जो हमने जो अलैंगिक प्रजनन है उसके अलग अलग प्रकार पढ़े थे, तो उनमें से एक स्पोर फॉर्मेशन था, बीजाणु निर्माण करके एक पॉइंट था, उसके द्वारा भी अलैंगिक प्रजनन होता है। तो उसमें से वो प्रजनन प्रक्रिया जो बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन प्रक्रिया हो रही है वो कौन से पौधे में होगी वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सरसों, सेकंड है धनिया, थर्ड है प्रांगण या फिर फोर्थ ऑप्शन है पिटूनिया। तो जो फर्न्स होते हैं, जो प्रांगण होते हैं, इनके अंदर फर्न्स के अंदर कौन सी प्रक्रिया होती है? स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणु प्रक्रिया होती है। अलैंगिक प्रजनन का एक ही टाइप है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, एन एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम इज। एडिबल जो खाने योग्य है, एडिबल का मतलब जो खाने योग्य है, खाने योग्य एक ऐसा तना बताना है हमें जो खाने योग्य है लेकिन धरती के योग्य तना भी है और धरती के नीचे भी है। वो अंडरग्राउंड स्टेम पूछ रहा है कि खाने योग्य भूमिगत तना कौन सा होगा हमारा। तो फर्स्ट ऑप्शन है अदरक, सेकंड है शकरकंद, थर्ड है गन्ना एंड डी ऑप्शन है मूली। तो जो अदरक होती है वो क्या होती है? अंडरग्राउंड स्टेम। देखो स्टेम है वो ही, उसी पार्ट को हम यूज करते हैं, ये वाला हिस्सा है इसी को हम यूज करते हैं।
और इसके नीचे देखो जड़ें अलग से है इसकी, तो अदरक है वो किस में काउंट होगा, अंडरग्राउंड स्टेम में काउंट होगा। एक इडिबल अंडरग्राउंड स्टेम है, खाने योग्य भूमिगत तन है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि जो जिंजर है, अदरक है, वो कैसा है, इडिबल अंडरग्राउंड स्टेम है। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज अ मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। दूसरा भी हमें पूछ लिया मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है मूली, सेकंड है गाजर, थर्ड है शकरकंद, डी ऑप्शन है आलू। तो जो आलू होते हैं वो क्या है, मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं। स्टेम का पार्ट होता है, रूट इसकी अलग से होती है। ये देखिए यहाँ पे स्टेम पे ये लगते हैं। हम क्या करते हैं, पौधा लगा है उसको मिट्टी से ढकते जाते हैं, और तना मिट्टी से ढकता जाएगा उतने उसके ऊपर लगती जाएगी, तो नीचे क्या हो जाएगा, रूट फॉर्मेशन हो रही है, तने पे क्या लग रहे हैं अपने आलू है वो लगते हैं। तो अपना जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो पोटैटो होता है वो उसमें मतलब किस टाइप का स्टेम मिलेगा, मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम मिलेगा। ये कभी भी मत बोलना कि जो पोटैटो है वो कहाँ पे लग रहे हैं, जड़ में लग रहे हैं। जड़ में नहीं लगते हैं, स्टेम पे लगते हैं। ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अंडरग्राउंड स्टेम है उसके ऊपर क्या लगते हैं, पोटैटो लगते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, द फूड कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ अ प्लांट इज। जो फूड कंडक्टिंग टिश्यू है मतलब किसी भी पादप में भोजन ग्रहण करने वाला ऊतक कौन सा है, ग्रहण करेगा और हर एक हिस्से तक भोजन को पहुंचाने का काम कौन सा टिश्यू करता है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट है अपने पास फिलोएम, सेकंड है जाइलम, थर्ड है पेरेन्काइमा एंड डी ऑप्शन है कोलेनकाइमा। तो जो फिलोएम होता है ये क्या करता है, पौधे के हर एक हिस्से तक भोजन को पहुंचाने का काम करता है। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, पोटाशियम बाईसल्फेट का उपयोग के लिए खाद्य संरक्षण के रूप में किया जाता है। जो पोटाशियम मेटाबाइसल्फेट है वो फूड प्रिजर्वेटिव में यूज किया जाता है। तो वो कौन से फूड प्रिजर्वेटिव में यूज किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्क्वाश, सेकंड है टमाटर के केचप, थर्ड है फ्लो के रस एंड डी ऑप्शन है अचार। तो कौन से में यूज किया जाएगा, कौन से में यूज किया जाता है, तो ये जो अपने फलों का रस होता है उसके अंदर ये यूज किया जाता है। ये अपने कुछ एमसीक्यू हो गए, बाकी एमसीक्यू है वो अपने जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें करेंगे। अभी हम एक अराउंड 500 एमसीक्यू हैं बायो के, वो सोल्व कर रहे हैं। तो कंटिन्यू अपने सीरीज पे बने रहिए। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।